हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब लोग कैसे हैं? अभी मैंने सुबह एक एडिटोरियल लिया था जो कल का था। कल मैंने एडिटोरियल का वीडियो नहीं तैयार हो पाया था क्योंकि अन्य कार्य में बिजी रहा, और आज मैंने सुबह वो दे दिया है। और आज का जो एडिटोरियल है उस पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। हम उस पर आज चर्चा करेंगे। जो आज का एडिटोरियल रहेगा हमारा जो संपादकीय है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है ना? आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और आप अपनी सलाह भी हमें दें कि आज जो हमारे एडिटोरियल वीडियोस आते हैं वो आपको कैसे लगते हैं, और सुझाव भी दे सकते हैं आप हमें कि हम इनमें और क्या सुधार कर सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इसकी जानकारी। ठीक है ना? आज चर्चा करेंगे समावेशी विकास और महिला संबल, क्योंकि महिलाओं की जनसंख्या देश में देखी जाए तो 50% महिलाएं हैं, और अगर देश को नंबर 1 पे लाना है, ठीक है ना, मोदी जी कहते हैं कि 2030 तक हमें तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना है, तो उनके समावेशी विकास के साथ साथ महिलाओं को भी साथ लेकर चलना होगा, है ना। तो इस विषय पर ही आज हम चर्चा करेंगे। पूरा एडिटोरियल इसी विषय पर है, तो आप बने रहिए हमारे साथ में। और हम अपना इसका बड़ा पेज लगा देते हैं, इसमें सही से दिखाई देगा और हम आपसे चर्चा कर सकेंगे। ठीक है ना? तो ये हमारा पेज लग गया है जिसमें हम आपसे चर्चा करेंगे। ये फर्स्ट पेज है मेरा। भारत में महिला संबल भागीदारी के गिरते रुझान के कारणों से महिलाओं का बढ़ता शैक्षिक नामांकन, प्रजनन दर, विवाह की आयु, तार्किक विकास तथा शहरीकरण, रोजगार के अवसर की कमी, गलत माप और पारिवारिक आय के प्रभावों में शामिल है। लड़कियों की शिक्षा काफ़ी प्रगति पर हुई है, लेकिन कामकाजी महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है, और देश में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी नौकरियां पैदा नहीं हो सकी, क्योंकि भारत एक ग्रामीण देश है, मतलब गाँव का देश है। और उसमें अगर जब तक ग्रामीण महिलाएं और ग्रामीण पिछड़े वर्ग की जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता, नंबर 1 पर नहीं आ सकता है। इसी विषय पर जो है लेखक ने चर्चा करी है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। समावेशी और सतत विकास के लिए संबल में महिलाओं की भागीदारी तथा अच्छे समय के साथ में बेहतर कमाई तक उनकी पहुंच जरूरी है। उनकी आय बढ़े, और ऐसी आय बढ़े कि जो बेहतर, जैसे हम लोग अच्छी सर्विस में कमा लेते हैं, वैसी उनकी भी आय बड़े स्तर पर हो सके, ये भी जरूरी रहता है। आप भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक विकास की बढ़ती आय और मजबूत मजदूरी के बावजूद महिलाओं के संबल की भागीदारी बहुत कम है। अभी क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बहुत कम ही अपने रोजगार काम धंधे देख रही हैं, क्योंकि वो अपने घर तक ही सीमित रहती हैं, रसोई कार्य तक ही सीमित रहती हैं। तो इसमें चर्चा की जा रही है वो भी आगे बढ़ के आएँ और समाज में और देश के विकास में भागीदारी कैसे कर सकें, इसी विषय पर चर्चा करना है। महिलाओं की भागीदारी के बगैर समाज में समग्र सामाजिक आर्थिक प्रगति रुक जाती। महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से ही समाज अपना विकास सुनिश्चित कर सकता है। आर्थिक विकास की एक प्रमुख समस्या श्रम बाजार में महिलाओं की गैर अनुपातिक भागीदारी, मतलब उनका अनुपात बहुत कम है। महिलाएं कुछ मार्केट में हैं जो काम करती हैं, लेकिन उनका अनुपात बहुत कम स्तर पर है। ऐसे नहीं देश आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि 50% आबादी अगर बेरोजगार और शिथिल बैठी रहेगी तो कैसे देश बढ़ेगा, है ना। और एक लोड भी रहेगा, कमाने वाले उतने खाने वाले, जब कमाने वाले ज़्यादा होंगे तभी तो आर्थिक डेवलपमेंट होगा। यह असमानता है। भारत में महिलाओं के श्रम बाजार में प्रवेश, रोजगार तक पहुंचा और बेहतर कमाई के समान अवसर प्राप्त करने के लिए अनेक दिक्कतें आ रही। महिलाओं की रोजगार तक पहुंच, कार्यशालाएं एवं परिस्थितियाँ, रोजगार सुरक्षा, रोजगार भी कम मिल रहा है, उनको रेट सही नहीं मिलता, और सुरक्षा सबसे बड़ी समस्या है अपने देश में। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो रोजगार की तलाश में सर्विस के लिए जाएंगी तो उनकी कई ऐसी समस्याएं आती हैं। असमान वेतन, और समान वेतन भी नहीं दिया जाता। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को सैलरी कम दी जाती है। काम और पारिवारिक जिम्मेदारियां, उन्हें बच्चों की भी देख रेख करनी होती है, अन्य कई पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती है। भेदभाव जैसी ढेरों चुनौतियाँ हैं, उनके साथ पर्दा और तमाम समस्याएँ रहती हैं। माफ़ी चाहते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार तथा प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डन ने महिलाओं की कमाई तथा श्रम में भागीदारी संबंधित ऐतिहासिक आंकड़ों का विश्लेषण कर बताया है कि वैश्विक श्रम बाजार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व एवं पुरुषों की तुलना में कमाई कम है। गोल्डन के अनुसार, गोल्डन एक
अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने बताया अपने विचार में, जहाँ महिलाओं का रोजगार बहुत अधिक है वहाँ भी आय की असमानताएं हैं। मतलब में भागीदारी और वेतन में अंतर जैविक कारणों से नहीं और बल्कि पारिवारिक अवैतनिक जिम्मेदारियों के कारण। दरअसल महिलाएं संबल भागीदारी की अर्थव्यवस्था को सांस्कृतिक मूल्यों से संबंधित होती हैं। वैश्विक संबल महिला संबल की भागीदारी दर पिछले 3 दशक से 1% से के इर्द गिर्द है, पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में महिला श्रम बल भागीदारी की अत्यधिक भिन्नता है। उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व दक्षिण एशिया में 1/3 से भी कम है। अब समझिए, अब कामकाज में भाग लेती हैं, जबकि पूर्वी एशिया तथा उप सहारा अफ्रीका में अनुपात अमूमन 2/3 ही रह जाता है। यह भिन्नता साथ साथ सामाजिक आर्थिक विकास दर की बढ़ती शैक्षिक उपलब्धियां, गिरती प्रजनन दर सहित कई वजह से है। विकासशील देशों के देश में ऐसे बाजार में ये असमानता को ये सिद्ध करती है चीज़ें, ठीक है। पर दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश अपना भारत ही है। तो आप जानते हैं सबसे बड़ा आबादी वाला, दुनिया का सबसे नंबर 1 आबादी में है हिंदुस्तान, जबकि वैश्विक पुरुष श्रम बल भागीदारी वर्तमान दर में समस्त अर्थव्यवस्था में 80% के साथ लगभग एक समान है, ठीक है ना। वर्ष 2023 में भारत की श्रम बल भागीदारी दर 42.4% है, जो वर्ष 2022 के 41.3% से अधिक है। भारत में श्रम बल भागीदारी दर का औसत 1990 से 2023 के मध्य 54% से यह वर्ष 2000 में 57.2% से सर्वकालिक उच्च स्तर पर के साथ में 2018 से इनके जो आंकड़े हैं, ये डाटा है, 36.9% के निचले स्तर पर पहुंच गया है। पर भारत का महिला श्रम बल भागीदारी रुझान हैरान करने वाले हैं। यह 1993 में 44.2% था और 2004 में ये 44% के साथ लगभग स्थिर रह गई, पर 2011 में घटकर 32.8 यानी कि 33 के लगभग हो गया और 2017 में न्यूनतम पर यह 24.8% रह गई, जो बाद में बढ़कर वर्ष 2022 में 39.2% थी। और पुरुष और महिला श्रम बल भागीदारी दरों के मध्य अंतर 1993 में 49.5% से बढ़कर यह 2022 में जो है 52 से लेकर 52.5 तक इसका ये फीसद हो गया था। यह नवीनतम वार्षिक PLSFS रिपोर्ट, एक जो वार्षिक रिपोर्ट बनती है, उसके अनुसार देश की कामकाजी महिलाओं की श्रम बल भागीदारी व्यवस्था की न्यूनतम 14.8% की सुधार कर यह 1920, 22 और 21 और 22 के दौरान क्रमशः यह 30% यानी कि 32% से जो है ये कुछ ऊपर पहुंची है, ठीक है। इसका मापन जो फीसद था वो बढ़ा है। अब इसको और हम अच्छे समझें, फीसद ये 32.8 हो गया, ठीक है। ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी दर 9 और 10 में 26.5 थी और ये घटी है। 11 और 12 में ये 25 हो गई, 26 से 25.3 हो गई है। और जबकि उसी अवधि में शहरी महिलाओं की भागीदारी 42.6% से बढ़कर के 15.5% हो गई। और जो 11-12 के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम महिलाएं काम कर रही थी, अगर काम में थी तो वे अनेक सहायक या सीमांत रोजगार में थी। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी गिरते रुझानों के कारण महिलाओं का बढ़ता शैक्षिक नामांकन, प्रजनन, विवाह की आयु और आर्थिक विकास तथा शहरीकरण, रोजगार अवसरों की कमी, गलत माप तथा पारिवारिक आय के प्रभाव में शामिल है। लड़कियों की शिक्षा में काफ़ी प्रगति हुई है। लड़कियां पहले कम मात्रा में पढ़ती थी, अब ज़्यादा परसेंट में पढ़ रही। कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ी है, पर देश में खासकर लेवल में सुधार तो आ रहा है। ऐसी नौकरियां पैदा नहीं हुई हैं जो महिलाओं को आसानी से सुनियोजित हो सकें। अपर्याप्त रोजगार सृजन के बावजूद भी घरेलू आय में वृद्धि हुई है। बढ़ी है मात्रा, लेकिन महिलाओं के लिए ऐसे सुगम कोई प्लेटफॉर्म नहीं तैयार किए गए जो आसानी से उनको रोजगार उपलब्ध हो सके, पुरुषों की अपेक्षा उन्हें प्रोत्साहन मिल सके, जिससे वो आसानी से ज़्यादा और सुरक्षा की दृष्टि भी सुविधाजनक उनके लिए रोजगार प्राप्त हो सके। गतिविधियों की महिलाओं की भागीदारी घटी है ऐसी गतिविधियों में। हालांकि भारत में अधिकांश महिलाएं किसी न किसी रूप से अर्थव्यवस्था को योगदान देती हैं, लेकिन
आधिकारिक आंकड़ों में वे दर्ज नहीं हो पाते हैं। जैसे घरेलू काम घर में वो कितना भी खाना पकाती हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो जीडीपी में उनका काम नहीं जोड़ा जाता, ये सबसे बड़ा कारण है। वैसे अगर कोई महिला बाहर से आप बुलाएं घर में काम करने के लिए तो 10 से 15-20 हज़ार रुपये से देना पड़ेगा। वो दिन रात घर में काम करती, फिर भी उनके काम की कोई वैल्यू नहीं जोड़ी जाती, क्योंकि उन्हें कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, कोई भी उनका मतलब मूल्यांकन नहीं होता है। महिलाएं घरेलू कार्य को भी अपने कार्य में ऐसे बताती हैं। 11 और 12 में यही 33.3% ग्रामीण महिलाएं तथा 40.1% शहरी महिलाएं घरेलू कार्यों में थी, जबकि 93-94 में यह क्रमशः 29% और 42% थी। इसलिए आधिकारिक आंकड़ों में दर्ज न हो सकने के कारण महिलाएं श्रम बल भागीदारी की गलत माप आंकड़ों की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है, और इसके बावजूद महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ाने की कमाई एवं लैंगिक असमानता को यह निपटना जरूरी होगा। भारत में श्रम बल भागीदारी 16.6 के महिलाओं में फीसद में है, और यह 90% असंगठित क्षेत्रों में नियोजित है, जहाँ ज़्यादातर महिलाएं खेतों में काम करने जाती हैं और उनकी कोई संगठित क्षेत्र तो है नहीं। मनमाने तरीके से उनको कहा जाता है, क्योंकि कम दर पर उनको जैसे पुरुष को अगर 400 रुपये रोजाना झाड़ी पर बात जाएंगे तो महिलाएं 200 पर चली जाती हैं, तो ऐसे उनकी गिनती नहीं हो पाती है। जहाँ अनेक पोषण और जोखिम अधिक तथा सामाजिक सुरक्षा उपाय अपर्याप्त हैं। खेतों में काम जाने वहाँ सामाजिक सुरक्षा क्या है? ऐसी नीति निर्माताओं को शिक्षा प्रशिक्षित कार्यक्रम, कौशल विकास, बाल भेदभाव तक पहुँच, मातृत्व सुरक्षा, और इसमें बाल भेदभाव, बालों जो छोटे बालक बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनको भी आगे अभी से बढ़ाना होगा, उनको कौशल देना होगा, रोजगार शिक्षा देनी होगी, है ना। ये सब क्षेत्रों में भी हमें देश को काम करना होगा। प्रावधान के जरिए महिलाओं में प्रति श्रम बाजार सुधार के लिए इन्हें ये कौशल सिखाना होगा मार्केट के बारे में। व्यापारिक नजरिया भी अपनाना चाहिए। हालांकि सरकार ने श्रम बल महिलाओं की भागीदारी और उनके रोजगार की गुणवत्ता के सुधार के लिए अनेक कदम उठाए। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यवसायिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI, ये ऐसे कई प्रशिक्षण संस्थान हैं, कौशल योजना है, कई प्रधानमंत्री जी और केंद्र राज्य सरकार के द्वारा ऐसे चलाए जा रहे हैं, जिनमें महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए और उनको कौशल सीखने चाहिए और उन्हें रोजगार, कौशल के लिए रोजगार स्थापित करने चाहिए। एक सबसे बड़ी खामी है पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए बहुत सा पैसा सैंक्शन फाइनेंस करती हैं, वो बैंकों में इतना भ्रष्टाचार है कि उनको रोजगार के लिए धन उपलब्ध नहीं हो पाता होता है, तो कई फीसदी उनमें दलाली की जाती है। ये भी एक समस्या उत्पन्न होती है, और ऐसे उनको प्रशिक्षण दिला करके रोजगार पैदा करना, मुहैया कराना चाहिए। महिला श्रमिकों के लिए समान अवसर तथा अनुकूल कार्य वातावरण के लिए श्रम कानूनों की सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में संवैधानिक मातृत्व अवकाश के लिए 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है। जैसे जब बच्चे को जन्म देती है उनको छुट्टी की व्यवस्था की गई है संगठित क्षेत्र में। 50 या उससे अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेश सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ में रात्रिकालीन पाली में महिला श्रमिकों को अनुमति आदि प्रावधान, उन्हें मतलब अतिरिक्त सुविधाएं देनी चाहिए। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य के काम करने की स्थिति, महिला 2020 में श्रमिकों के लिए श्रम सुरक्षा एवं श्रम कल्याण को बेहतर कार्य दशाओं की व्यवस्था है। वेतन संहिता 19 के प्रावधान है। किसी प्रतिष्ठान में नियोक्ता द्वारा वेतन के संबंधित मामलों में समान कार्य और समान प्रवृत्ति के काम में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जितना सैलरी पुरुष को मिले उतनी महिलाओं को मिलनी चाहिए। नियोक्ता के किसी भी कर्मचारी के समान काम और रोजगार की शर्तों में समान प्रकृति के काम के लिए भर्ती करते हैं। समय लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, सिवाय इसके लिए ऐसे काम महिलाओं का रोजगार किसी कानून के तहत निषिद्ध या प्रतिबंधित नहीं है। ठीक है ना। महिला श्रम बल भागीदारी दर पर कमाई की समानता को बढ़ाने के लिए लिंग प्रविष्टि बाधाओं को, श्रम बल भागीदारी को बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि अच्छे काम के अवसर उपलब्ध कराना भी है। उन्हें ऐसे काम जो उनके लिए सुलभ हो, जो वो कर सकें, जिससे वो कठिनाई महसूस न करें, जो बदले महिलाओं को सामाजिक आर्थिक एवं सशक्तिकरण की बुनियाद बनेगा। श्रम बल भागीदारी की दर से परे नीति निर्माता और इस पर अधिक चिंता होना चाहिए कि महिलाएं बेहतर नौकरियों तक पहुंचने या व्यवसाय
कि शुरू करने को कैसे सक्षम बन सकेंगी, श्रम बाजार में अवसरों का कैसे लाभ उठा सकेंगी। अब देखिए महिलाएं हालांकि आगे बढ़ रही हैं, आप यूपीएससी के क्षेत्र में देखिए, बड़ी बड़ी सर्विसों में देखिए हर क्षेत्र में पहुंच पा रही हैं, लेकिन उनका जो अनुपात है पहुंचने का वो बहुत कम है पुरुषों के अपेक्षा, उनका अनुपात बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये एडिटोरियल हमारा पूरा हो गया है, आप लोग ये पूरा सुनिए और इसके बाद में आप थोड़ा हमें सपोर्ट भी करते रहिए जिससे कि और अच्छे हम वीडियोज़ ला सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।